Welcome you all to EdSarthi. So, welcome again to weekly activity-based current affair initiative. Today is the turn of environment section. So, 8 से 14th अगस्त तक जो भी environment के news आएंगे, that I am going to cover in this video. So, start करते हैं आज का video. I hope all of you are liking this weekly activity-based current affair initiative. क्या है ये करंट अफेयर इनिशिएटिव? इट इज द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स फॉर द करंट अफेयर रिवीजन. देखिए, जो डेली करंट अफेयर आप रीड करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो या किसी वेबसाइट से हो, है ना, डेली करंट अफेयर रीड करने में कई बार कंसोलिडेशन नहीं हो पाता टॉपिक का जब तक आप टॉपिक को पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूज बिल्ट अप हो रहा होता है. सो टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम हमने वीकली एक्टिविटी बेस्ड करंट अफेयर निकाला. जब टॉपिक थोड़ा पिछले वीक में इवॉल्व हो गया, तब हम उसे अगले वीक के इस वाका इनिशिएटिव में कवर कर देंगे. तो वो प्रॉब्लम ओवरकम हो गई. अगर आप मंथली मैगजीन यूज करते हैं तो मंथली मैगजीन में प्रॉब्लम क्या रहता है कि वो ऑलमोस्ट 50 डेज बाद आता है मार्केट में, है ना. एक मंथ कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे 20 डेज हो जाते हैं, उसके बाद आता है. सो ओवरकम दैट प्रॉब्लम हमने बीच का इनिशिएटिव निकाला है, वाका मिडिल पाथ इनिशिएटिव. ठीक है. सो यहां पे आप क्या है कि डेली बेसिस पे आप हमारे साथ कवर कीजिए. जैसे मंडे को हम एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी रखेंगे, ट्यूसडे को पॉलिटी एंड गवर्नेंस रखेंगे, वेंसडे को सोसाइटी एंड कल्चर, थर्सडे साइंस एंड टेक एंड आईआर, और फ्राइडे को इकोनॉमी पे. तो डेली बेसिस पे 3 to 4 PM पे हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो जाएगा. जैसे आज जो वीडियो अभी आप ये देख रहे हैं, इसमें हम एनवायरमेंट सेक्शन कवर कर रहे हैं 8 से 14 अगस्त तक के बीच में, है ना. 1 to 7 अगस्त तक के सारे वीडियोस ऑलरेडी पोर्टल पे अपलोडेड है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, है ना. इसके साथ साथ हम आपको इसे एक्टिविटी बेस्ड इनिशिएटिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दिस वीकली एक्टिविटी करंट अफेयर इनिशिएटिव. वो क्वेश्चंस आपको हम अभी अपने पोर्टल पे अपलोड करेंगे, है ना. वहां पे भी ये जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और पोर्टल पे अपलोड करने के बाद हम इन 1 or 2 वीक उन्हें हम अपने यूट्यूब पे लाइव भी आपको प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. तो वीकली कंसोलिडेशन एक्टिविटी भी हो गया, और इन सभी पीपीटीज का पीडीएफ वर्जन क्वार्टरली वर्जन में, मतलब 3 मंथ का कंसोलिडेटेड मटेरियल सारे करंट अफेयर का, दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड. ठीक है. सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंप्लीट द करंट अफेयर फ्रॉम द साइड ऑफ EdSarthi. अब स्टार्ट करते हैं वीडियो. अच्छा, एक और चीज है अभी आज की वीडियो के बाद से, जो पीडीएफ है, क्योंकि कुछ लोग पोर्टल पे स्टार्टिंग में विजिट नहीं करना चाहते, तो पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपने प्रोवाइड कर रहे हैं. नीचे करंट अफेयर के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप जा सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. एनवायरमेंट, क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं? एक अभी मन की बात में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम को मेंशन किया, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. फिर एयर पॉल्यूशन के लिए GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. दिल्ली का पहला बैम्बू पार्क बनाया गया है, उसको देखते हैं. फिर गैस बेस्ड पावर प्लांट, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या प्रेजेंट स्टेट है, ये देखते हैं. फिर दिस इज द 5 स्टार न्यूज. इंडिया का 31st एलिफेंट रिजर्व अनाउंस हुआ है वर्ल्ड एलिफेंट डे पे. उसके बाद पेनिनसुलर रॉक एग्मा, ये स्पीसीज इन न्यूज से है. ठीक है. सो दीज आर द न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में मेंशन किया, दैट इज व्हाई आई थिंक दिस माइट बी आस्क्ड इन द एनवायरमेंट सेक्शन. देखिए, नाम से पता लग रहा है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, है ना. हर्ब्स क्या होती है? प्लांट्स. हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट्स. तो ये, और वर्चुअल है मतलब डिजिटल डेटाबेस है. इंडियन है मतलब इंडिया की जो फ्लोरा से रिलेटेड डाइवर्सिटी है, जो हर्ब्स है, प्लांट पार्ट है, उसका कुछ वर्चुअल डेटाबेस होगा. नाम से पता लग गया ना, है ना. बस इतना ही प्रीलिम्स के लिए जरूरी है. इसी तरीके से याद करना चाहिए. इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, है ना, बिगेस्ट डेटाबेस है कंट्री के फ्लोरा का. तो प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में बोला कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, जहां पे कि हम सारे प्लांट की कलेक्शन रखेंगे डिजिटल फॉर्म में. कौन लेके आ रहा है ये? दिस इज द की इंफॉर्मेशन. बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI. किसका इनिशिएटिव है? BSI का. ये याद रखना, है ना. BSI किसके अंदर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है. इट इज द एपेक्स टेक्सोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, है ना. जो भी प्लांट से रिलेटेड, हर्ब से रिलेटेड रिसर्च चल रहा है, वो हमारी कंट्री में कौन एड्रेस करता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. किस मिनिस्ट्री के अंदर आया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये फैक्ट्स क्लियर हो गए. ठीक है. अब इसकी यूजफुलनेस क्या है? देखो, वो तो बहुत ही कॉमन सेंस है, वो चीजें रटनी नहीं होती आपको, है ना. इट इज अ डेटाबेस ऑफ ड्राइड प्लांट मैक्सिमाइजेस यूजफुलनेस ऑफ द कलेक्शन. जो भी कलेक्शन है उसको फिर हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. उसकी एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. डिजिटल इमेजेस होगी, क्या क्या होगा इस डेटाबेस के अंदर? उसकी डिजिटल इमेज होगी, उसका क्या जीनियस है ये होगा, कहां से उसका ओरिजिन हुआ ये होगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है ये होगा, है ना. तो डाइवर्सिटी ऑफ डेटा होगा, खाली ऐसा नहीं कि एक फोटो चिपका दी बस. ठीक है. तो ये याद रखना, डाइवर्सिटी ऑफ डेटा है.
दैट्स इट। इसका फायदा क्या होगा, अगर हमें क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में किसी प्लांट को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, तो वहां भी ये हमें हेल्प कर सकता है। कोई फर्दर हमें रिसर्च करनी है जहां से हम हर्ब्स के बेसिस में कोई नई मेडिसिन बना सके, तो वहां पे डेटाबेस यूजफुल होगा। ठीक है, तो यूजफुलनेस समझ में आई। तो ये मन की बात में बोला था, अगर आप चाहें तो इसे पीडीएफ में से रीड कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। काफी एयर पॉल्यूशन एक 5 स्टार टॉपिक की कैटेगरी में आता है और जीआरएपी तो बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है, यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में भी ये पूछ चुका है। क्या है ये जीआरएपी, है ना, पहले मैं ये बताता हूं आपको, फिर देखता हूं ये न्यूज किस बारे में है। देखो 2014-15 में ये एयर पॉल्यूशन का इशू इमर्ज हुआ कि एयर पॉल्यूशन स्पेशली दिल्ली में बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है ना। 14, 15, 16, 17 तो गवर्नमेंट एक्शन में आई और 2017 में ये अनाउंस हुआ। 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, है ना, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिल्ली को एक जीआरएपी बनाने की जरूरत है, मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, ग्रेडेड है, ग्रेडेड का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का लेवल चेंज होता रहता है मंथ वाइज, किसी मंथ में कुछ है, किसी मंथ में कुछ है, तो अगर मान लो कभी एयर पॉल्यूशन ज्यादा खराब हो गया, मॉडरेट हो गया, एवरेज क्वालिटी में चला गया, तो प्लान ये है कि ये जो कैटेगरीज हैं ये हम डिफाइन करके रखें कि अगर PM 2.5 या PM 10 या नॉक्स सॉक्स इस कैटेगरी में जा रहा है तो हम बोलेंगे कि एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी मॉडरेट है या पुअर है या सीवियर है। कोई भी एक ऐसी कैटेगरी हम डिफाइन कर देंगे और उस कैटेगरी के बेसिस पे एक्शंस डिसाइड होंगे जो कि रिस्पॉन्स है हमारा। मतलब पहले से इंस्टीट्यूशनलाइज करके रखेंगे, अगर एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी मॉडरेट है तो क्या क्या एक्शन लेगा गवर्नमेंट। उससे क्या है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। देखिए कोई भी जो इशू अगर इमर्ज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी भी लार्ज स्केल पे, अगर उसमें रोल क्लैरिटी होगी ना, है ना, और प्लान पहले से फाइनलाइज होगा, तो आप पूछ सकते हो जाके गवर्नमेंट से, एग्जीक्यूटिव से, कि आपने ये एक्शन क्यों नहीं लिया। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रॉपर जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या है कि जुडिशरी ने आगे से बढ़ के बोला कि आप एक जीआरएपी बनाओ, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, है ना। तो अब ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में ये है कि 2016 में जजमेंट के बाद ये जीआरएपी आया था, है ना, और अब दोबारा से इसमें कुछ रिवैम्प किया गया है, कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो कमीशन है CAQM, जो रिसेंटली शायद आपने सुना भी होगा, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके बारे में भी देख लेते हैं। CAQM इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब है, पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ इस बॉडी को पास करने के लिए। ये एक बॉडी बनाई गई क्योंकि जो पूरा NCR रीजन है ना, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यहां पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, है ना। और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर हरियाणा हो, या फिर यूपी हो, इनमें जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से हम इस इश्यू को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट थॉट कि एक प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए जो इस पूरे रीजन में, है ना, NCR रीजन में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करे, उसको इश्यू को आइडेंटिफाई करे और प्लान बनाए, है ना। तो CAQM इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू फंक्शन एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन, रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एयर क्वालिटी इन NCR। याद रखना, खाली दिल्ली के लिए नहीं है, ये किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, पूरे NCR रीजन के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ये इस बॉडी ने इंफॉर्म किया कि जो GRAP है जो 2017 में बना था आफ्टर द 2016 जजमेंट, है ना, उसको रिवैम्प किया गया है। क्या रिवैम्प किया गया है, देयर वर वैरायटी ऑफ कैटेगरीज। स्टार्टिंग में कौन कौन सी कैटेगरी थी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। अब एक और कैटेगरी ऐड की गई है, सीवियर और इमरजेंसी, मतलब बिल्कुल घातक वाली कैटेगरी, कि अगर बहुत इमरजेंसी आ गई है तो क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगा। ठीक है, समझ में आया, बस इतना रिवैम्प किया गया है। ये प्लान नोटिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2017 आफ्टर MC मेहता केस जजमेंट। समझ में आया, पर्पस सिंपल है, मैंने आपको बताया, इट इंस्टीट्यूशनलाइजेस मेजर टू बी टेकन व्हेन एयर क्वालिटी डिटोरिएट। सो व्हेनेवर द एयर क्वालिटी डिटोरिएट द मेजर्स आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, कि अगर इस कैटेगरी में पॉल्यूशन चला गया तो ये एक्शन लेना पड़ेगा। समझ में आया, तो वंडरफुल प्लान, और वर्क भी कर रहा है इनफैक्ट, है ना। तो अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, दिल्ली फर्स्ट बैम्बू पार्क, है ना। तो दिल्ली में पहला बैम्बू पार्क बनाया गया है। बैम्बू UPSC 2-3 बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो दिल्ली में जो पहला बैम्बू पार्क बना है वो कहां बना है,
रिवर यमुना रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, है ना। तो यमुना में पॉल्यूशन आपको पता है कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो यमुना कोई भी रिवर को अगर हम रिजुविनेट कर रहे हैं, गंगा में भी ये इसी टाइप के प्रोजेक्ट है, तो एक रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाता है ना। रिवर फ्रंट को डेवलप करने के लिए यहां पे एक बैम्बू पार्क बनाया जा रहा है ना। क्या नाम है, और इसका नाम भी देखिए, डीडीए ने डेवलप किया है बानसेरा। नाम याद करने का मैं तरीका बताता हूं आपको, ये ड्रिवन है फ्रॉम द वर्ड बसेरा। बसेरा क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत हिंदी का नॉलेज हो गई, डेफिनेटली वीडियो देख रहे तो बसेरा मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल जहां रहता है ना। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट का बसेरा क्या है, करोल बाग, ऐसे ही इन बैम्बू का बसेरा क्या है, बानसेरा। याद हो गया है, रटने का बढ़िया तरीका है ना। तो इसी वर्ड से ड्रिवन है, बसेरा से ड्रिवन है बानसेरा। तो नाम है फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क ऑफ दिल्ली, है ना, यमुना रिवर फ्रंट पे बना है। ये समझ में आ गया। अब बैम्बू की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज है बैम्बू की। बैम्बू एक टॉल ट्री लाइक ग्रास है, देखो ये तो आपको इमेज से भी समझ में आ रहा होगा, है ना। बैम्बू आपको पता भी होगा, तो टॉल होता है, बहुत ही ट्री लाइक ग्रास होता है, जिसका फैमिली नेम है पोकेशिया, है ना। और ये कहां कहां रीजन में मिलता है, ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में और माइल्ड टेम्परेट में। मतलब प्रॉपर टेम्परेट, बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में, बहुत ज्यादा अल्पाइन एरिया में यू विल नॉट फाइंड द बैम्बू, है ना। तो मेजरली ट्रॉपिकल, इसी सब ट्रॉपिकल और माइल्ड टेम्परेट रीजन में है। दैट इज वाई एशिया, अफ्रीका और अमेरिकास, है ना, साउथ अमेरिकास, वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे ब्राजील वगैरह में बहुत बैम्बू है, ठीक है। तो दे कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ 30 मीटर, तो 30 मीटर की हाइट तक जा सकते हैं। एंड इवन देयर आर सर्टेन बैम्बूज जो एक एक दिन में 30-30 सेंटीमीटर हाइट गेन कर सकते हैं, है ना। 30 सेंटीमीटर और मोर पर डे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है बैम्बू से रिलेटेड। देयर आर मोर देन 22 स्टेट्स में बैम्बू क्लस्टर हैं। देखिए बैम्बू बहुत ही लोकल लेवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यूजफुल हो सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ट्राइबल पीपल की डेवलपमेंट के लिए बैम्बू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसलिए हमने अनाउंस किया नेशनल बैम्बू मिशन। नेशनल बैम्बू मिशन में क्या फोकस है कि जहां भी बैम्बू कल्टीवेट होता है, देखो मान लो बैम्बू यहां पे कल्टीवेट हो रहा है, अब यहां से इसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा के मार्केट तक पहुंचाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने नेशनल बैम्बू मिशन बनाया कि हम फार्मर को मार्केट से कनेक्ट करेंगे, है ना। वो अपनी इस फील्ड पे बैम्बू ग्रो करे और मार्केट में जाके बेच दे, ये सिस्टम हम बना के देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछा था। देखिए बैम्बू इंक्लूड होता था एज अ ट्री, पहले क्या था, क्लीन कर देते हैं। पहले क्या था कि बैम्बू को हम बोलते थे कि बैम्बू इज अ ट्री अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। उसकी वजह से क्या था कि अगर किसी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जिस चीज को ट्री बोला गया है, उसको काटने के पीछे कुछ कुछ लिमिटेशन दिए गए थे। दैट इज द पर्पस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो अब हमने अगर बैम्बू को ट्री बोल दिया, तो बैम्बू कल्टीवेशन एंड कटिंग ऑफ द बैम्बू ट्री वो थोड़ा प्रोहिबिट हो गया। कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं था, बट लिमिटेशंस फॉर देयर, है ना, अप्रूवल वगैरह चाहिए होते थे। तो अब बैम्बू को अगर आप बैम्बू इकोनॉमी बनाना चाहते हो फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, तो आपको इसको ट्री नहीं बोलना पड़ेगा, है ना, आपको इसको इस कैटेगरी से रिमूव करना पड़ेगा। तो दैट वाज डन बाय द गवर्नमेंट इन 2017। एक्ट को अमेंड किया और ट्री की कैटेगरी से रिमूव किया बैम्बू को। समझ में आया, रीजन समझ में आया आपको, रीजन समझ में आया होगा तो याद रह जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट, गैस बेस्ड पावर प्लांट। अब याद कीजिए लास्ट लेक्चर जो आई थिंक मैंने आपका लिया था, उसमें मैंने आपको यह बोला था कि कोई भी पावर जनरेशन जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब हम जनरेट करते हैं, है ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक तरीका सबका सेम होता है। एक टरबाइन होता है, याद होगा मैंने आपको बोला था, उस टरबाइन को हम रोटेट करते हैं, उस रोटेशन से वो मैकेनिकल एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू ट्रांसफार्मर, है ना। अब वो जो टरबाइन है, उस टरबाइन को हम अलग अलग तरीके से रोटेट कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था ओशियन थर्मल एनर्जी की जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वहां से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके और इसको रोटेट कर लेते हैं टरबाइन को। ऐसे थर्मल पावर प्लांट में क्या था, कोल को बर्न करते हैं, वहां से गैस जनरेट होती है और गैस टरबाइन को रोटेट करती है। ऐसे ही गैस पावर स्टेशन में क्या होगा, जो और गैसेज हैं, है ना, देयर आर अदर टाइप ऑफ गैसेज, मीथेन वगैरह, उनके बेसिस पे हम टरबाइन को रोटेट कर लेंगे। तो जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है, दिस इज अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर विच इज मोर क्लीनर देन कोल थर्मल प्लांट, है ना। इट इज लेस क्लीनर देन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। अगर आप इसको क्लीनलीनेस के पॉइंट में अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होता है कोल थर्मल पावर प्लांट, फिर आएगा गैस बेस्ड पावर प्लांट, फिर सबसे नीचे आएगा रिन्यूएबल, है ना। तो इस तरीके से इसमें कार्बन एमिशन बढ़ता है, ठीक है, समझ में आया। तो गैस बेस्ड पावर प्लांट अगर हम प्रमोट करें तो धीरे धीरे हम जो थर्मल पावर प्लांट है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, उसको रिड्यूस कर पाएंगे। दैट शुड बी आवर गोल।
अब हम उसे प्रमोट क्यों नहीं कर पा रहे? देखो समझ के देखो होता क्या है, बेसिक बेसिक चीज समझना है ना। इससे इंडिया की धीरे धीरे मैं आपको बिल्ड करता रहूंगा इसी तरीके से टॉपिक, जो पूरा एनर्जी मार्केट है ना वो समझ में आएगा। देखो एनर्जी मार्केट इंडिया का किस तरीके से वर्क करता है ना। इंडिया के अलग अलग पार्ट में कुछ पावर जनरेशन प्लांट हैं, ठीक है ना। इंडिया के अलग अलग पार्ट में कुछ पावर जनरेशन प्लांट हैं। अब जो पावर जनरेशन प्लांट हैं वो अलग अलग सोर्सेज से पावर जनरेट कर रहे हैं, ये होगा पावर जनरेशन प्लांट। अब यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये जो पावर जनरेट कर रहे हैं ये डायरेक्ट कंज्यूमर को तो नहीं बेच सकते पावर, है ना। फिर कुछ होती है डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, है ना, जो पावर परचेज करते हैं इन सब प्लेयर से, इन सब प्लेयर से पावर परचेज करेंगे वो। और उसके बाद एक होता है कंज्यूमर, है ना, ये जाके सब कंज्यूमर को पावर प्रोवाइड कर देते हैं। ये है इंडिया का ओवरऑल जो एनर्जी मार्केट है। अब क्या है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर को आपको रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ही पहुंचाएंगी, समझ में आता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वही तो पहुंचाएंगी जो उनके पास है, जिस टाइप का पावर उनके पास है। तो ये जो प्रोडक्शन प्लांट है ना, ये प्रोडक्शन प्लांट किसी भी टाइप का एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। गैस बेस्ड पावर प्लांट हो सकता है या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हो सकता है ना। अब ये जो जनरेट करेंगे वो यही परचेज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपको ये इंश्योर करना है कि जो जनरेटर है पावर के वो क्लीनर फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इनसे पावर खरीद रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो इनसे पावर खरीद रही है, आप इस पे एक परचेज ऑब्लिगेशन लगा दो। परचेज ऑब्लिगेशन का क्या मीनिंग होता है? आप ये बोल दो इन्हें कि भैया आप जितना भी एनर्जी इनसे प्रोड्यूस कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, है ना, उसका 8% या 9%, ऐसा कुछ रेंज का होता है, 8 या 9% आप रिन्यूएबल एनर्जी से ही परचेज करोगे। इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दो। उससे क्या होगा, कंज्यूमर जो चाहे करे, है ना, अल्टीमेटली कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ही इलेक्ट्रिसिटी लेने वाला है, तो अल्टीमेटली हम रिन्यूएबल को प्रमोट कर पाएंगे। और जो हमारे आईएनडीसी के गोल थे, है ना, पेरिस क्लाइमेट डील वाले, वो हम अचीव कर पाएंगे कि नॉन फॉसिल फ्यूल से 40% एनर्जी हमें चाहिए। समझ में आया ये एनर्जी मार्केट किस तरीके का है? तो इसको बोलते हैं परचेज ऑब्लिगेशन, है ना। अभी तक ये परचेज ऑब्लिगेशन हमने रिन्यूएबल में रखा हुआ है, जो आपने सुना होगा शायद आरपीओ। इसको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं या रिन्यूएबल प्रोड्यूस ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। ऑब्लिगेशन डिस्कॉम पे भी लगाई जा सकती है, तो डिस्कॉम पे लगाई जाएगी तो क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, है ना। तेरा परचेज करने का ऑब्लिगेशन है, 8% रिन्यूएबल से ही परचेज करेगा। अगर इन जो पावर प्लांट हैं उन पे ऑब्लिगेशन लगाई जाएगी तो उन्हें क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल प्रोडक्शन ऑब्लिगेशन, है ना, कि आपको इतना परसेंट एनर्जी रिन्यूएबल ही प्रोड्यूस करना है। समझ में आया? तो अब ये एक प्रमोट करने का तरीका है। तो दैट इज वाई ये जो प्रमोट करने का तरीका है ये रिन्यूएबल में तो हमने एक्टिव कर दिया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ये बोल रही है ये गैस बेस्ड पावर प्लांट के में भी एक्टिव करो, कि ऑब्लिगेटरी परचेज मैकेनिज्म बनाओ गैस बेस्ड पावर प्लांट के भी। समझ में आया? ठीक है। तो अबाउट अब देखते हैं आगे। आरपीओ मैंने आपको समझा दिया, इट मैंडेट दैट ऑल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस शुड परचेज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनर्जी थ्रू द रिन्यूएबल। सिंपल सा है ना। अब सेम स्टैंड गवर्नमेंट बोल रहा है कि गैस बेस्ड पावर प्लांट के लिए बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं जो स्टैंडर्ड है, मतलब उनसे कोई पावर परचेज ही नहीं कर रहा है ना। जब इनसे कोई पावर परचेज ही नहीं करेगा जो प्रोडक्शन प्लांट है, तो उनका मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, है ना। तो क्लीनर फ्यूल की तरफ हम मूव कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो दिस इज द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। बाकी बेसिक मैंने आपको बता दिया। इट इज मच क्लीनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स, चाहे पार्टिकुलेट मैटर हो, सॉक्स हो, नॉक्स हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कोल बेस्ड पावर प्लांट से कम एमिशन है इनका। ठीक है। अब देखो एक चीज और सोचना है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा और चीज मैं आपको बताता हूं। मान लो आपको मेंस एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि हाउ इंडिया कैन अचीव इट्स आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, या क्वेश्चन आ जाए क्लाइमेट चेंज को कैसे काउंटर करना है, तो यू कैन यूटिलाइज दिस परचेज ऑब्लिगेशन, है ना, कि इंट्रोड्यूस, एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा, इंट्रोड्यूस परचेज ऑब्लिगेशन फॉर गैस बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है ना। तो इस तरीके से दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कहां का यूज हो सकता है। 5 स्टार न्यूज, सेंटर नोटिफाई इंडिया 31st एलिफेंट रिजर्व ऑन वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे पे हमने अपना 31st एलिफेंट रिजर्व अनाउंस किया है। कहां पे है? रट्टा लगाओ, अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व, याद होना चाहिए, सीधा सीधा आ जाएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि 31st कौन सा है। अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व अराउंड 1197 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इन कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है ये, कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व याद कर लो ये। ठीक है।
एलिफेंट के बारे में कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछता रहता है। इंडियन एलिफेंट कहां कहां मिलता है? सेंट्रल पार्ट में, साउदर्न वेस्ट, देखो गैंगीज प्लेन में तो मिलेगा नहीं यार, कम होंगे गैंगीज प्लेन में, अगर होंगे तो, है ना। तो साउदर्न पार्ट में, साउथ वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ईस्टर्न इंडिया में है, नॉर्दर्न इंडिया में है, नॉर्दर्न इंडिया में कम है। तो हर ही जगह है, लेकिन जो साउदर्न साइड है कंट्री की, वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे हाईएस्ट डेंसिटी इज इन कर्नाटका, कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट, कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है असम और केरला, याद रखना ये के करके याद कर लो, काक जैसे भी रखोगे, कर्नाटका, असम, केरला, दिस इज द ऑर्डर, है ना। इंडिया में अराउंड 30,000 एलिफेंट आर देयर एज पर 2017। और कुछ चीजें देख लो, इंडियन वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में आई है। आपको याद होगा मैंने बोला है कि शेड्यूल 1 के जो स्पीसीज हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद जो साइड से आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट है जो बैन करता है किसी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज का ट्रेड, इलीगल ट्रेड बेसिकली, है ना, उसके भी अपेंडिक्स 1 में है एलिफेंट। तो याद रखिए अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 कहां कहां मिलता है? कर्नाटक, असम, केरला, दिस इज द ऑर्डर, है ना। और 31 अनाउंस किया है अगस्तमेला में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या थ्रेट फेस करता है एलिफेंट। मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो आई वाज इन कर्नाटका, आई वाज गोइंग फ्रॉम बेंगलुरु टू श्रवणबेलगोला, है ना, जैनिज्म के लिए काफी पॉपुलर प्लेस है। सो यहां पे काफी सारे हाथी गाड़ी के पीछे पड़ गए थे, ठीक है। तो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। हैबिटेट लॉस है एलिफेंट का, फ्रेगमेंटेशन है, ये तो हर किसी स्पीसीज के साथ है। पोचिंग भी है, लॉस ऑफ जेनेटिक वायबिलिटी, ये सारे जनरलाइज रीजन है। क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए? एक तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर वाज इन 1972, ऐसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, अंडर द प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प टू स्टेट टू सेव एलिफेंट, है ना। जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर द एलिफेंट कंजर्वेशन। फिर है डेवलपमेंट ऑफ एलिफेंट रिजर्व, दिस इज द सेकंड इनिशिएटिव, जैसे 31 अभी अनाउंस किया है। फिर एक इनिशिएटिव है माइक, है ना, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, याद रखो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ये माइक, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, है ना। इंटरनेशनल एफर्ट है फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट इन एशियन अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पेनिनसुलर रॉक एग्मा, है ना, लीस्ट कंसर्न स्टेटस है इसका, IUCN स्टेटस, आपके लिए भी ये लीस्ट कंसर्न होना चाहिए, ऊपर ऊपर से देख लो। तो रॉक एग्मा एक ऐसा स्पीसीज है जो खुद की हीट प्रोड्यूस नहीं करता, इसकी खुद की बॉडी कोई हीट प्रोड्यूस नहीं करती, तो उसे वार्मथ के लिए बाहर से हीट लेना पड़ता है, चाहे वो किसी रॉक पे से ले या ऊपर से कोई सनरेज आ जाए तो इसी तरीके से वो हीट ले सकता है ना। तो जहां भी ये प्रेजेंट होगा ये हमें बता सकता है कि कहां पे टेम्परेचर क्या है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह भगेगा जहां पे थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो, इसकी खुद की बॉडी हीट तो है ही नहीं, तो सिंपल सा ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो रॉक एग्मा कैन इंडिकेट विच पार्ट ऑफ द सिटी आर वार्मिंग, है ना, एंड देयर नंबर शो हाउ द फूड वेब इज मूविंग, वो तो ऑब्वियसली बताया गई, है ना। तो पेनिनसुलर रॉक एग्मा बोलते हैं इसको क्योंकि रॉक पे रहता है ना। एक तरीके का गार्डन लिजर्ड है ये, है ना, जो कि प्रेजेंट है साउदर्न इंडिया में, है ना। साउदर्न इंडिया में ही पेनिनसुलर है, उसका वैसी नाम उसी से क्लियर हो जाता है ना। ये मैंने आपको बता दिया, दे डू नॉट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट, बाहर से ही लेते हैं। IUCN स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न, मेजरली इट इज फाउंड इन एशिया। डन, ठीक है, बस इतना ही याद करना है। चलिए डन, ऑलराइट। इसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और ये PDF आपको मिल जाएगा। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ वीकली एक्टिविटी बेस्ड करंट अफेयर। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड। नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए यस यू आर लाइकिंग इट। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को प्रमोट करेंगे, नेक्स्ट 1 मंथ में वी आर एमिंग कि इट रीचेस टू मेनी पीपल सो दैट वी कैन फर्दर स्केल अप दिस इनिशिएटिव। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।